नमस्कार दोस्तों। क्लास 12 हिंदी पाठों की श्रृंखला में अभिव्यक्ति एवं माध्यम नामक पाठ्य पुस्तक से 11वां चैप्टर है कि कैसे करें कहानी का रूपांतरण जो कि नाट्य रूप में होता है। नारायण प्रसाद बेताब जी जो कि पारसी थिएटर के मशहूर नाटककार रहे थे, उनका कहना था कि न ठेठ हिंदी न खालिस उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो, अलग रहे दूध से न मिश्री, अलग रहे दूध से न मिश्री, डली डली दूध में घुली हो, डली डली दूध में घुली हो। तो नारायण प्रसाद बेताब जो कि पारसी थिएटर के मशहूर नाटककार रहे थे, उनका इस प्रकार से मानना था जो कि कहानी को नाट्य के रूप में रूपांतरण करने के बारे में उनके अपने विचार थे। तो इस पाठ में हम जानेंगे कि कहानी और नाटक का संबंध किस प्रकार से होता है, कैसे बनाएं कहानी को नाटक, और नाट्य रूपांतरण की जो चुनौतियाँ होती हैं उनको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आई होप दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चलते हैं पाठ पे कि प्रत्येक कथा जो होती है साहित्य में मूलतः एक कहानी होती है। भाषा भी एक जैसी होती है, फिर विधाओं का स्वरूप अलग अलग क्यों? वे कौन से तत्व हैं जो इन विधाओं के अलग अलग स्वरूप को निर्धारित करते हैं? क्या विधा बदलने से काव्य प्रभाव और आस्वाद में भी बदलाव आता है? साहित्य की अलग अलग विधाओं का अलग स्वरूप होता है। न केवल उनकी रचना प्रक्रिया अलग होती है बल्कि उनके तत्व भी अलग होते हैं। भाषा का प्रयोग भी विधा बदल जाने पर परिवर्तित हो जाता है। इसके साथ ही साथ यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि साहित्यिक विधाओं का स्वरूप समय और आवश्यकता के अनुसार बदलता रहता है। विधाओं में आदान प्रदान की प्रक्रिया चलती रहती है। कहानी का नाट्य रूपांतरण करने के लिए सबसे पहले कहानी और नाटक में वैविध्यता तथा समानताओं को समझना आवश्यक होता है। तो आप इस प्रकार जैसे चित्र देख सकते हैं, जो कहानी होती है उसका नाट्य रूपांतरण का एक चित्र जो कि ईदगाह के नाट्य रूपांतरण का एक दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। इसके लिए हमें नाटक की विशेषताओं को समझना होगा। जहाँ कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ता है, वहीं नाटक लेखक, निर्देशक, पात्र, दर्शक, श्रोता एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। क्योंकि दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है, इसलिए नाटक एवं फिल्म को लोग देर तक याद रखते हैं। यही कारण है कि गोदान, देवदास, उसने कहा था, सदगति आदि के नाट्य रूपांतरण कई बार हुए और कई तरह से हुए हैं। कहानी कही जाती हैं या पढ़ी जाती हैं। नाटक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक को मंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करते हैं। मंच सज्जा होती है, संगीत होता है, प्रकाश व्यवस्था होती है। समानता यह होती है कि कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी होती है, पात्र होते हैं, परिवेश होता है। कहानी का क्रमिक विकास होता है, संवाद होते हैं, द्वंद्व होता है, चरम उत्कर्ष होता है। इस तरह हम देखते हैं कि नाटक और कहानी की आत्मा के कुछ मूल तत्व एक ही हैं। यह अवश्य है कि कुछ मूल तत्व जैसे द्वंद्व नाटक में जितना और जिस मात्रा में आवश्यक है उतना संभवतः कहानी में नहीं है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए सबसे पहले कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। हम जानते हैं कि कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा है जो कहानी में घटती हैं। हम यह भी जानते हैं कि प्रत्येक घटना किसी स्थान पर किसी समय में घटती है। ऐसा भी संभव है कि घटना स्थान तथा समय विहीन हो। कहानी की कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ जिनका सफलतापूर्वक नाट्य रूपांतरण हुआ था। चीफ की दावत थी जो कि भीष्म साहनी जी की थी। टोबा टेक सिंह जो कि मंटो का था। डिप्टी कलेक्टरी अमरकांत की जी। दुविधा विजयदान देथा की। कफन प्रेमचंद की। बड़े भाई साहब प्रेमचंद की।
मोतीराम शास्त्री प्रेमचंद की, ईदगाह प्रेमचंद की, रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा की, वॉरेन हेस्टिंग का सांड उदय प्रकाश की, और अंत में प्रार्थना उदय प्रकाश की, मोहनदास की उदय प्रकाश की, धूप का टुकड़ा 1.5 इंच ऊपर वीकेंड ये निर्मल वर्मा के 3 एकांत नाम से प्रकाशित हुई थी। निर्मल वर्मा की जो थी, तो कथावस्तु को सामने रखकर एक घटना को चुन चुन कर निकाला जाता है, उसके आधार पर दृश्य बनता है। तात्पर्य यह है कि यदि एक घटना एक स्थान और एक समय में घट रही है तो वह एक दृश्य होगा। ईदगाह कहानी के संदर्भ में देखें तो इसके आरंभ में लेखक ने मेले को लेकर बच्चों के उतावलेपन और कुतूहल का लंबा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। इसके लिए पहले दृश्य में गांव के उस हिस्से पर फोकस कर सकते हैं जहां बच्चे भाग दौड़ कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बार बार अपने पैसे गिन रहे हैं और टोली से निकलने की राह देख रहे हैं। पहले दृश्य का अंतिम हिस्सा हामिद और उसकी दादी अमीना पर केंद्रित हो सकता है और उनके संवाद दिए जा सकते हैं। स्थान और समय के आधार पर कहानी का विभाजन करके दृश्यों को लिखा जा सकता है। यह देखना आवश्यक है कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार औचित्य हो। मतलब यह है कि प्रत्येक दृश्य क्या कथानक का हिस्सा है, क्या उसे निकाल दिया जाए तो कथानक और उसके विकास पर कोई फर्क पड़ेगा। ऐसे दृश्य नहीं हो सकते जो अनावश्यक हों। ये नाटक की गति को बाधित करेंगे और नाटक उबाऊपन हो जाएगा। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक दृश्य का कथानक के अनुसार या कथा के अनुसार तार्किक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। यह सुनिश्चित करने के लिए दृश्य विशेष के उद्देश्य और उसकी संरचना पर विचार आवश्यक है। प्रत्येक दृश्य एक बिंदु से प्रारंभ होता है, कथनानुसार अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है और उसका ऐसा अंत होता है जो उसे अगले दृश्य से जोड़ता है। इसलिए दृश्य का पूरा विवरण तैयार किया जाना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि दृश्य में कोई आवश्यक जानकारी छूट जाए या उसका क्रम बिगड़ जाए। हम इस प्रकार देखते हैं कि नाटक ही में नहीं बल्कि नाटक के प्रत्येक दृश्य में प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। दृश्य कई काम एक साथ करता है। एक ओर वह कथानक को आगे बढ़ाता है तो दूसरी ओर पात्रों और परिवेश को संवादों के माध्यम से स्थापित करता है। इसके साथ साथ दृश्य अगले दृश्य के लिए भूमिका भी तैयार करता है। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे दृश्य बनते हों जिनमें लेखक ने केवल विवरण दिया हो और उसमें कोई संवाद न हो। ऐसे दृश्यों का भी पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिए। यह अवश्य देखना चाहिए कि जानकारियां, सूचनाएं और घटनाएं दोहराई न गई हों। दृश्य निर्धारित करने के बाद दृश्यों और मूल कहानी को पढ़ने से यह अनुमान लग सकता है कि मूल कहानी में ऐसा क्या है जो दृश्यों में नहीं आया। लेखक द्वारा परिवेश का विवरण और परिस्थितियों पर टिप्पणियां प्राय दृश्यों में नहीं डल पाती। यह देखना आवश्यक है कि परिस्थिति, परिवेश, पात्र, कथानक से संबंधित विवरणात्मक टिप्पणियां किस प्रकार की हैं। विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के अलग अलग तरीके हैं। उदाहरण के लिए विवरणात्मक टिप्पणी यदि परिवेश के बारे में है तो उसे मंच सज्जा के अंतर्गत लिया जा सकता है या पार्श्व संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। विवरण यदि पात्रों के बारे में है तो उन्हें संवादों के माध्यम से निर्धारित दृश्य में उचित स्थान पर दिया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहानी में व्यक्त संपूर्ण सूत्र नाटक के स्वरूप के अनुसार अपनी जगह निर्धारित कर लेते हैं। दृश्य निर्धारित हो जाने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है
कि दृश्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले तथा दृश्य के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संवाद हैं या नहीं। यदि पर्याप्त संवाद नहीं है तो उन्हें लिखने का काम किया जाता है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि नए लिखे संवाद कहानी के मूल संवादों के साथ मेल खाते हों, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके लिखे जाने का 100% औचित्य हो। तीसरी बात जो ध्यान में रहे वह यह है कि संवाद छोटे, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में हो। कहानी में छपे लंबे संवाद को पाठक पढ़ सकता है, लेकिन मंच पर बोले गए लंबे संवाद से तारतम्य बनाए रख पाना कठिन होता है। कहानी में चरित्र चित्रण अलग प्रकार से किया जाता है और नाटक में उसकी विधि कुछ बदल जाती है। रूपांतरण करते समय कहानी के पात्रों की दृश्यात्मकता और नाटक के पात्रों में उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रेमचंद ने ईदगाह में मेले में जाते हुए हामिद के कपड़ों का जिक्र नहीं किया है और न ही अन्य लड़कों के बारे में कुछ लिखा है, परंतु कहानी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हामिद नंगे पैर होगा। उसके कुर्ते में पैबंद या जिसको बोलते हैं, जैसे कोई कपड़ा अगर फट गया हो तो उसकी जगह दूसरा कपड़ा उस जगह पर लगा देना, जिसको थेगरी बोलते हैं देसी भाषा में, पैबंद लगे होंगे। जबकि अन्य लड़कों के कपड़े उनकी इच्छा, अच्छी आर्थिक स्थिति के सूचक होंगे। संवाद को नाटक में प्रभावशाली बनाने का अगला तरीका अभिनय है, जो प्राय निर्देशक का काम है, पर लेखक भी इस ओर संकेत कर सकता है। पात्र की भाव भंगिमाओं और उसके तौर तरीकों, मैनरिज्म से प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। कहानी के लंबे संवादों को छोटा करके उन्हें अधिक नाटकीय बनाया जा सकता है। स्थानीय रंग से संवादों को रंग कर चरित्र चित्रण को परिभाषित किया जा सकता है। ध्वनि और प्रकाश भी चरित्र चित्रण करने तथा संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। प्राय जो निर्देशक होता है वही इस संबंध में निर्णय लेते हैं, पर लेखकों के सुझाव सदा स्वागत योग्य होते हैं। लेखक को यदि इन संभावनाओं की जानकारी है तो उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और रूपांतरण का कार्य संतोषजनक होता है। रूपांतरण में एक समस्या पात्रों के मनोभावों को कहानीकार द्वारा विवरण के रूप में व्यक्त प्रसंगों या मानसिक द्वंद्व के दृश्यों की नाटकीय प्रस्तुति में आ जाती है। उदाहरण के लिए ईदगाह का वह हिस्सा जहाँ हामिद इस द्वंद्व में है कि वह क्या खरीदे, या जहाँ वह सोचता है कि अम्मा का हाथ जल जाता है, उसका रूपांतरण कठिन है। रूपांतरण में इस तरह के विवरण प्रस्तुत करने के लिए स्वगत कथन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लेखक मंच के कोने में जाकर अपने आप से यह संवाद बोलता है। लेकिन आजकल वॉइस ओवर अर्थात ऐसी ध्वनि जो दर्शकों को सुनाई देती है पर पात्र नहीं बोलता के माध्यम से संभव है। अम्मा वाले अंश के लिए फ्लैशबैक शैली का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार हामिद की ललचाई आंखों, होठों पर जीभ फेरते और बाद में भारी कदमों से दुकान से दूर जाने का दृश्य बनाया जा सकता है। कहानी का नाटक रूपांतरण करने से पहले यह जानकारी होना आवश्यक है कि वर्तमान में क्या संभावनाएं हैं। रंगमंच में वर्तमान में क्या क्या संभावनाएं विद्यमान है। यह तभी संभव है जब अच्छे नाटक देखे जाएं। इसलिए रूपांतरण का पहला पाठ यही हो सकता है कि अच्छे नाटक प्रस्तुतियाँ देखी जाएं। तो आई होप दोस्तों यह पाठ आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ सब शेयर करें जैसे कि, और अगर हो सके तो चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।